नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। राज्यसभा के लिए प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हुई और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। नामांकन 31 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस भी लिए जा सकेंगे। वहीं 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि राज्यसभा में यूपी से 31 सांसद हैं। इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इकतीस मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं, क्योंकि 10 जून को चुनाव होना है। यूपी राज्यसभा की 11 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो यूपी में नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। राज्यसभा की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी को 8 और सपा को 3 सीटें मिलना फिलहाल यहां पर तय मान सकते हैं। विधानसभा में बीजेपी गठबंधन के 273 और सपा गठबंधन के 125 विधायक हैं। तो राज्यसभा की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी को 8 और सपा को 3 सीटें फिलहाल मिल सकती हैं। जनसंता दल, लोकतांत्रिक और कांग्रेस के 2-2 और बीएसपी के 1-1 विधायक हैं। बीएसपी के 1 विधायक हैं। और कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। बिल्कुल, देखिए आज से थोड़ी देर बाद अब चुनाव आयोग जो है वो राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 15 राज्यों में उनकी 57 सीटों पर, उनके लिए आज अधिसूचना जारी कर देगा और जिसके बाद आज से ही राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये प्रक्रिया 31 मई तक चलेगी। और इसके बाद जो पूरा का पूरा शेड्यूल है चुनाव का वो स्टार्ट हो जाएगा और नामांकन दाखिल करने के बाद 3 जून तक जो है वो नाम वापस लिए जा सकते हैं और 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इन सीटों के लिए मतदान होगा और 5 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें खाली हुई है और अगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का बहुमत देखे तो उसके मुताबिक इन 11 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है और वहीं 3 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में 125 विधायकों की संख्या है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात करें तो उनके पास विधानसभा में 273 का आंकड़ा है। तो आमतौर से एक सीट के लिए 36 विधायकों के वोट की जरूरत होती है और इस समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 8 सीटों को जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी और समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो जीत सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के लिए ये होगी कि राज्यसभा में उनके उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टी ये चाहेगी कि 2024 का जो चुनाव होगा उसके सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखकर ही विधानसभा के लिए कैंडिडेट माफ कीजिएगा राज्यसभा के लिए कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किए जाए। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए 2024 के चुनावी समीकरणों को इन राज्यसभा चुनाव के जरिए साधना अपने आप में एक चुनौती होगी। जी बिल्कुल। और क्या लग रहा है इस बार क्योंकि देखिए कई राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, झारखंड है, पंजाब, छत्तीसगढ़, क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए राज्यसभा की सीटें कम हो सकती हैं?
देखिए, जहां पर जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश की आप बात करें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर भी बीजेपी को अपनी सीटें दोबारा से हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुछ सीटें ऐसी है जिन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो मुकाबला है वो काफी नजदीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजस्थान में 4 में से 1 सीट है जिस पर जो निर्दलीय विधायक है उनका जो वोट होगा वो काफी निर्णायक साबित होगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी जो है 1 या 2 सीटों पर मामला जो है वो फंस सकता है और दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ सकती है। लेकिन कड़ी टक्कर के बीच कुलदीप क्या समझे, इस बार बीजेपी की जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है क्या कम हो सकती है? क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं है इस वक्त, पंजाब, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान। बिल्कुल, देखिए, अगर अभी 57 सीटों की बात करें जिन पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो उनमें से अभी कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 सीटें और कांग्रेस की बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो वो देखना दिलचस्प होगा कि वो जो सीटें बढ़ रही है क्या वो बीजेपी के खाते में से आ रही है या फिर किसी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के खाते में से कांग्रेस जो है वहां पर जीत हासिल करने में कामयाब होगी। ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा, जब 10 जून को राज्यसभा चुनाव की मतगणना होगी और उसके बाद नतीजे आएंगे तो उससे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन राज्यसभा चुनाव में कुछ सीटों के नुकसान पर रही है या फिर जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में उम्मीद लगाए बैठी है उन उम्मीदों के मुताबिक उसको सीट मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुलदीप। तो अगर बात यूपी की जाए तो यूपी में कुल 403 सीटें और ऐसे में 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट जरूरी हैं। बीजेपी का 11 में से 7 पर जीतना इसीलिए तय माना जा रहा है और सपा गठबंधन भी 3 सीटों पर आसानी से जीत सकती है। तो पेंच सिर्फ 1 सीट पर फंसने के आसार नजर आ रहे हैं। 11वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा के पास 14 अतिरिक्त विधायक बचेंगे। ऐसे में क्रॉस वोटिंग, सेंधमारी और निर्दलीय विधायकों के सहारे 11वीं सीट पर जीत हासिल की जा सकती है। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट के फैसले में तय होगा कि केस की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ाई जाए और सबसे पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई की जाए। सोमवार को ही सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलील दी। जिरह चली। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि पहले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मामले की सुनवाई आदेश 7 के नियम 11 के तहत होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनकी याचिका को प्राथमिकता दी जाए। ज्ञानवापी पर आज फिर से सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का इंतजार रहेगा जब वाराणसी की जिला अदालत अपना जो फैसला सुरक्षित रख चुकी थी कल सुनवाई के दौरान, आज सुनाने वाली है। क्या होने वाला है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब इस केस में आगे सुनवाई होनी है या नहीं होनी है, इस केस की दिशा क्या होगी, ये सभी कुछ आज तय होने वाला है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दे दी हैं। हिंदू पक्ष के कई दावे हैं जिसमें कि वजूखाने में शिवलिंग वहां पर पाया गया है, वजूखाने को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हिंदू देवी देवता वहां पर पाए गए हैं, ये दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। श्रृंगार गौरी में पूजा 365 दिन करने दी जाए, ये भी दावा किया जा रहा है। मलबा जहां पर है उस मलबे को हटाकर नदी के स्थान को सुरक्षित रखा जाए। तो कई ऐसे दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। और सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल से रिहा होने के बाद भी आजम पर कानून ने शिकंजा कसा हुआ है। आज आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। 20 मई को ही रिहाई हुई आजम खान की
और इसके बाद से एक बार फिर से देखा जा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान को पेश होना होगा। अंतरिम जमानत दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और इसके बाद देर रात ऑर्डर आता है रिहाई का और आजम खान को रिसीव करने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर उनके समर्थक मौजूद रहे थे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। शिवपाल सिंह यादव ने करीब जेल के बाहर 40 मिनट तक इंतजार किया था। उनके दोनों बेटे भी वहां पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव का जो इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचे। कल भी आपने देखा कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए आजम खान, भले ही उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली अपने बेटे के साथ। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है यूपी की सियासत में, लेकिन उससे पहले आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो नहीं थम रही हैं। आज फिर से उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। तो 2.25 साल बाद जेल से बाहर आए आजम खान पहले तो सपा की बैठक में शामिल नहीं हुए, इसके बाद विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भी शरीक नहीं हुए। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा विधायक आजम खान खासी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सपा नेता और रामपुर से विधायक आजम खान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। सपा नेता आजम खान ने कभी अपनी जुबान से ये नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन इशारों इशारों में वो बड़े बड़े तंज के लिए जाने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ आजम खान नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह मोर्चा खोले हुए हैं। आज की तस्वीर से भी कई तरह के संकेत मिले जब आजम खान ने विधायक पद की शपथ ग्रहण की, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में शरीक नहीं हुए। आजम खान की सीट अखिलेश यादव के ठीक बगल में अलॉट थी। यहाँ तक कि आजम खान ने आज एक बड़ा बयान भी दिया। जेल में इंस्पेक्टर की थ्रेट दे सकता है। अरे भाई भूमिगत हो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा न हो कि आपका इनकाउंटर। तो जब इतने खतरे हैं तो फिर ये कहना कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे खुद नहीं पता। विवादों में रहने वाले आजम का पार्टी में कद बड़ा रहा है और ये कद उन्हें खुद मुलायम ने सौंपा था। मुलायम राजनीति में सक्रिय अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह आजम खान को भी उतना ही महत्व दिया करते थे। विधानसभा चुनाव के दौरान मुलायम की लगभग हर चुनावी रैली में आजम उनके साथ देखे जाते थे। नेताजी आजम को इतनी अहमियत इसलिए देते थे क्योंकि वो सपा का मुस्लिम चेहरा होने के साथ ही पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर मोड़ पर मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। यहाँ तक कि अमर सिंह की पैठ बढ़ने के बाद सपा से निकाले जाने के बावजूद आजम ने किसी और राजनीतिक दल का दामन नहीं थामा था। सपा की विधानमंडल दल की बैठक में आजम शामिल नहीं हुए, बल्कि रामपुर जेल में बंद सपा के पूर्व नेताओं से मिलने चले गए। इसके बाद विधानसभा सत्र की कार्यवाही में आजम मौजूद नहीं रहे। अब इसे आजम की इशारों वाली नाराजगी समझे या फिर नए मोर्चे की तैयारी समझे। ब्यूरो रिपोर्ट एफएम न्यूज। और सहारनपुर से खबर, जहां पर बिहारीगढ़ में पटाखा फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग लगने से धमाका हुआ। पटाखा फैक्ट्री में तीसरी बार यह हादसा हुआ है। पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पटाखा फैक्ट्री के अंदर दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जो आनन फानन में मौके से अपनी जान बचाकर किसी तरह से यहां से भागे हैं। वहीं बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर श्रद्धालु से भरी स्कॉर्पियो अचानक से हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो में सवार श्रद्धालु दर्शन के लिए केदारनाथ जा रहे थे। हादसे में 2 बच्चों, 1 महिला की मौत हो चुकी है और 2 श्रद्धालुओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया।
और संभल में लगातार चौथे दिन बुलडोजर गरजा है और इस बार बुलडोजर की गूंज संभल के थाना नखासा क्षेत्र में हौज भादेसराय से सामने आई है, जहां तालाब की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के नोटिस के बाद प्रशासन ने प्लॉटों की बाउंड्री को तहस नहस किया है। अरबों रुपए की जमीन पर जहां आम लोगों ने कब्जे किए तो वहीं सफाइयों पर भी अवैध प्लॉटिंग करने का आरोप है। पूरी कार्रवाई के दौरान हड़कंप मचा रहा। डीएम मनीष बंसल वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि संभल और चंदौसी तहसील में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई भूमाफिया प्रवृत्ति का है तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। संभल में एक कार्रवाई की गई है। संभल शहर की जो एक विनिर्मित क्षेत्र है, इसमें एक क्षेत्र है भदेसरा तालाब। ये एक पुराने ज़माने से चला आ रहा एक जलमग्न क्षेत्र है, जिसमें कुछ लोगों ने अवैध प्लॉटिंग की थी बिना नक्शा पास कराए, बिना उसको अप्रूव कराए, और उसी को आज ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही साथ आज संभल तहसील और चंदौसी तहसील में भी विभिन्न क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स इत्यादियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। लगातार हम लोग इस संबंध में हमारी सभी तहसीलों को ये निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर कोई व्यक्ति अवैध निर्माण में भूमाफिया प्रकृति का पाया जाता है, जो इससे अपनी किसी न किसी प्रकार की कोई बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट पा रहा है और सरकारी अथवा निजी भूमियों पर अतिक्रमण कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हम लोग गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। संभल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी ही उनसे दूरी बना रहे हैं। अब पहले आजम खान, शिवपाल सिंह यादव और अब सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के भी तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर उन्होंने 2 बार अखिलेश यादव पर खुलकर निशाना साधा। एक तरफ जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों के हंगामे को भी गलत बताया। हमने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। तो आज चारों प्रांतों की बैठक हम लोग कर रहे हैं। ये पूर्वांचल की बैठक है। हमारा बांदा में बुंदेलखंड की मीटिंग हो रही है, वहाँ अरविंद राजभर गए हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में मीटिंग हो रही है, जहाँ डॉक्टर संतोष पांडे जी गए हुए हैं। पश्चिमांचल में जो मीटिंग हो रही है, वहाँ हमारे नेता गए हुए हैं। यहाँ मैं खुद आया हूँ पूर्वांचल की मीटिंग लेने। तो ये आगामी नगर निकाय की चुनाव और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये अपने संगठन को ठीक करने की तैयारी हो रही है। आपके विधायक अब्बास अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है, क्या कहेंगे इस पर आप? भाई देखिए, ईडी का काम है अपना पूछताछ करना, वो पूछताछ करे। विधायक जी का काम है जवाब देना, वो जवाब दिए हैं। आजम खान से आपकी मुलाकात हुई थी, अब तो जेल से बाहर है वो? नहीं, अभी तो कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं। विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव जी। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा। अभी पार्टी में ही रहेंगे? भाई समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, आज भी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं ना, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, क्या कहेंगे इस पर? पेट्रोल और डीजल के दाम, ये केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिल करके ये देश और प्रदेश की जनता का धोती खोल के कपार पर बांधते हैं। 60 रुपया से बढ़ा करके 97 रुपया डीजल गया था। तो जब ये 37 रुपया कम करते तब न माना जाता कि इन्होंने डीजल का दाम कम किया। पेट्रोल का दाम 65 से 70 रुपया तक था अलग अलग, उसको बढ़ा के 100 पार किए, उसको लाए 97 में, उसको जब ले आते 70 रुपया लीटर देते, तब मैं मानता ना कि कम किए हैं। ये तो दाम बढ़ा करके पैसा कलेक्ट कर ले रहे हैं, जब इनका काम हो जा रहा है तो छोड़ दे रहे हैं। 4 रुपया राहत दे दे रहे हैं, 2 रुपया राहत दे दे रहे हैं, 5 रुपया राहत दे दे रहे हैं। उस राहत से क्या फायदा है? अब राशन कार्ड ही वापस लिए जा रहे हैं। अब तो चुनाव बीत गया ना, अब 2024 आएगा तो फिर राशन कार्ड नया बनेगा। अब पिछली बार महिलाओं के लिए बना था, अब इस बार खाली नौजवानों के लिए बनेगा। देखिएगा, वो राशन कार्ड बनाएंगे, फिर किसान, प्रधानमंत्री किसान निधि फिर देंगे। अभी वसूली कर रहे हैं, फिर बढ़ा के देंगे।
प्रदेश को आप 4 भागों में बांटने की बात कर रहे थे। देखिए, प्रदेश बड़ा है। आज प्रदेश में लाइन ऑर्डर बहुत बुरा है। आप जो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। ये हमने वाराणसी में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। प्रभु घाट पर नाव पलट गई और बताया जा रहा है कि नाव में सवार 6 लोग डूब गए। नाविकों द्वारा 2 की जान बचा ली गई है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग नाव में सवार होकर बोटिंग कर रहे थे, तभी पानी भरने की वजह से नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद नाविकों ने नदी में छलांग लगाकर 2 लोगों की जान बचा ली, जबकि 4 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। स्थानीय पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। निठारी नोएडा सेक्टर 31 में हंसराज कॉम्प्लेक्स से और इसी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भीषण आग लग गई। इस दौरान कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में आग की लपटें देखी गईं। धुएं को देखकर आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस दौरान तुरंत ही आग की घटना के बारे में दमकल विभाग की टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही तुरंत दमकल विभाग के कर्मचारियों की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मचारियों की टीम ने आग पर काबू पाया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।